Hello students and friends, welcome back to the series of video classes from the subject of physics, and today we are back with the next session of our concepts and numerical sessions. And today we will discuss the concepts and numericals related to dimensional analysis. So the topic we are going to discuss is dimensional analysis. सो स्टूडेंट्स, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड ही है और हमने डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस हमने अपने लेक्चर्स में भी किए थे। मैंने आपको वहां पर सिखाया था कि किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस के हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि हमें पता है, डायमेंशनल एनालिसिस के हमारे जो एप्लीकेशन सिलेबस में है, द थ्री एप्लीकेशंस आर, नंबर 1 इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप, नंबर 2 इज ड्राइविंग अ रिलेशनशिप बिटवीन given variables, and the third one is conversion from one unit to the other, one system of unit to the other system of unit. So हम इन तीनों ही एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी करने वाले हैं। पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन में हमारा होगा, that is related to the correctness of physical relationship. So the question is check using dimensional analysis the correctness of the given relationship. ये हमारा क्वेश्चन है, the correctness of the given relationship, और रिलेशनशिप है हमारे पास v is equals to k eta by r rho. This is the relationship. So the question is check using dimensional analysis the correctness of the given relationship, the accuracy of the given relationship. So the meaning of the symbols, where v is velocity, eta is coefficient of viscosity, r is radius, and rho is density. K is given as constant of proportionality. Constant of proportionality. So ये सब चीजें हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। हमें इसकी रिलेशनशिप की एक्यूरेसी को चेक करना है। सो अगेन वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। वो क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस होंगे वही राइट हैंड साइड के डायमेंशंस होंगे, या इन अदर वर्ड्स द डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन द फिजिकल रिलेशनशिप आर सेम। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा जब भी आपको कोई क्वेश्चन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन का आए, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन का आए, तो उसमें यही करना है, लेफ्ट हैंड साइड के आप पहले सारे टर्म्स के डायमेंशंस कैलकुलेट करें, फिर राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स के डायमेंशंस कैलकुलेट करें। अगर सभी टर्म्स के डायमेंशंस सेम हैं तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल आ रहे हैं, और वो इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन या गिवन रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगी, देन इट विल बी डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस तो हमेशा क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और ये क्या है, v इज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी के डायमेंशंस तो डायरेक्टली याद होंगे अब आपको, और अगर नहीं है तो बेटा इतना तो याद करना है, वेलोसिटी के डायमेंशंस डायरेक्टली याद होने चाहिए, एंड दैट इज lt-1। जिसको याद नहीं है वो वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला लिखे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वहां से डायमेंशंस कैलकुलेट करेगा अभी। ओके, lt-, ये हमारे डायमेंशंस आ गए लेफ्ट हैंड साइड के लिए। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी सिर्फ एक ही टर्म है, k eta by r rho। k कांस्टेंट है, छोड़ो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक नंबर है, उसके डायमेंशंस नहीं होंगे। eta इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस होते हैं ml-1 t-1,
नीचे आ जाओ आर, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ के डायमेंशन होंगे एल, एल टू द पावर 1, और रो इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे मास अपॉन वॉल्यूम ml3-1। ओके, सो डायमेंशंस आने वाले हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए भी m m कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ कम टू l, l-1 और नीचे से l-3 ऊपर जाएगा और ये l ऊपर जाएगा, तो l-1 -2 और -3 ऊपर जाएगा तो +3। देखो कर ही देता हूं मैं इसको, l-1 ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये भी -1, ये ऊपर से ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये -3 से हो जाएगा +3। ओके, और t कहीं और नहीं है, t सिर्फ यहीं पर है। अब आप चेक करो इसको, l की पावर क्या है, -1 +3 मींस l टू द पावर 1 t-1। ओके, so dimensions of right hand side equation 2. Now from equation 1 and 2 we can directly say that dimensions of left hand side is equals to dimensions of right hand side. कह सकते हो ना डायरेक्टली। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा यही होगा, using equation 1 and 2 since dimensions of left hand side is equals to dimensions of right hand side, so it implies given relation is dimensionally correct। ये आपका लास्ट स्टेटमेंट एज अ आंसर आप लिखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई डायमेंशनली करेक्ट चेक करना हो किसी इक्वेशन को, तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। ओके, कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन नंबर 2 में एक एग्जांपल लेंगे ड्राइविंग द रिलेशनशिप का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है electrical energy dissipated in a resistance of resistor R depends upon the time for which the current flows, the amount of current flowing in the resistance and the resistance of the resistor. Find the relationship for electrical energy dissipated in the resistor। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी रेजिस्टर में जो डिसिपेट होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये क्लियर नहीं बोला है क्वेश्चन में, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, मान लो टाइम t है, ओके, एज गिवन इन द क्वेश्चन, और करंट पे डिपेंड करती है, करंट I, एंड उसके रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उस पर डिपेंड करती है, दैट इज R। These are the three factors on which electrical energy dissipated in a resistor depends। Now the question is कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, सपोज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल है U, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करो, ये क्वेश्चन, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले बता देता हूं, शायद आपने अभी तक खुद ना करे हो, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आपको अब तक खुद कर लेने चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं इस क्वेश्चन से पहले, हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे मेरे को, कैसे ड्राइव कर सकते हैं। बेटा जैसा कि मैंने लेक्चर्स में आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए उस क्वांटिटी के बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं, जिसका बेसिक फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? 10th क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी है पोटेंशियल डिफरेंस की। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
और जिन बच्चों को याद नहीं है बेटा प्लीज ये चीजें ऐसी हैं कि आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि 11th क्लास में इतना तो एक्सपेक्ट किया जाएगा आप लोगों से कि जो 9th और 10th में सीखा है वो आपको याद हो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। चलो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सिंबल V मान लेते हैं, तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T माइनस ये होता है। ओके, और जिसको नहीं है याद वर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करें अभी। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL2T माइनस 2 एंड चार्ज। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज? बेटा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। करंट के लिए आप मेरे को बताएं फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का बेसिक फॉर्मूला हो गया करंट इनटू टाइम। एंड एज वी नो करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज उनमें से करंट एक है, और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है A अंडर स्क्वायर ब्रैकेट टाइम का T। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज? AT। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT, आगे से याद कर लीजिए इसको। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT होता है, इसको याद कर लें। A फॉर एंपियर, T फॉर टाइम। ओके, A फॉर करंट, T फॉर टाइम। सो वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT। सो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आने वाला है mL2T, ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 और A ऊपर जाएगा तो A माइनस 1। And this is my advice to all of you कि please learn the dimensional formula for potential difference also, potential या potential difference। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप आज से याद ही कर लें। ठीक, एक तो हमने सीखा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना और उसको हमने याद कर लिया। ठीक है, एक हम सीखेंगे रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था ना 10th क्लास में, V = IR। V = IR फॉर्मूले में V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस होता है। दिस इज ओम्स लॉ। ठीक, रेजिस्टेंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला आप यूज कर लें। बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए V/I। अब नाउ इट इज वेरी सिंपल। देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लगा दो। अभी तो कैलकुलेट किया है, लगा दो mL2T माइनस 3 A माइनस 1। नीचे करंट, करंट मतलब A ऊपर जाएगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस mL2T माइनस 3 A माइनस 2। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है। बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले में। देखो mL2T माइनस 3, यहां पर A माइनस 1 है, यहां पर A माइनस 2 है। द ओनली डिफरेंस इन द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ओके, ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले आप याद कर लें, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, थोड़ा इन डायमेंशनल फॉर्मूले को कैसे निकाला है हमने, आप ये भी कॉपी कर लें अलग से सेपरेटली, एंड देन वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अभी लिखा था। इस क्वेश्चन पर हम वापस आएंगे। प्लीज कॉपी दिस, कॉपी दिस। आप चाहो तो चार्ज का भी कॉपी कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करके बताइए डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, जो कि इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। सपोज किसी रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्या उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और वो करंट कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, इन तीन चीजों पर वो एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, सो लेट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स मतलब प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल साइन यूज कर रहे हैं हम, करंट की पावर A पर, रेजिस्टेंस की पावर B पर, और टाइम की पावर C पर। हमने ये मान लिया है। बेटा ये पावर्स अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है किसी भी फॉर्मूले में कि वो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के किस किस पावर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंपल से एक फॉर्मूला याद हो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का जब फॉर्मूला लिखते हो हाफ mv स्क्वायर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला?
मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला इज कि काइनेटिक एनर्जी मास की पावर 1 पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी की पावर 2 पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पावर अगर आपको पता चल जाए तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अभी ये पावर हमें इस फॉर्मूले के लिए नहीं पता है, यही पावर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। वी नीड टू कैलकुलेट दीज पावर्स। ओके, सो पावर्स कैलकुलेट करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस बना है। क्या करेंगे, पहले आप इस फॉर्मूले को विद अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएं इज इक्वल टू साइन के साथ लिखने के लिए, और इस फॉर्मूले को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। इसके बाद आगे की कहानी डायमेंशनल एनालिसिस करके देगा आपको यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। And when you are using dimensional analysis, basically you are using principle of homogeneity of dimensions. आप ये प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, सो डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है, दोनों साइड के डायमेंशंस सेम होते हैं। उधर एनर्जी है, U इज द एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या कोई सी भी एनर्जी हो, इट इज एनर्जी ना, तो एनर्जी की डायमेंशंस लिखेंगे इधर। एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं mL2T-2 is equal to K is a constant of proportionality, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशनलेस है। करंट का डायमेंशन, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी A to the power A। रेजिस्टेंस, अभी तो याद किया है रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन जिसको याद नहीं है, जैसा मैंने निकालना बताया वैसा निकाल सकते हो, और जिसने याद कर लिया वेल एंड गुड, वो डायरेक्टली लिख सकता है mL2T-3 R T-3A-2 टू दी पावर B। रेजिस्टेंस की पावर B है तो यहां पर पावर B लगाएंगे। ओके, देखो करंट का डायमेंशन लिखा, उसके ऊपर करंट वाली पावर लगा दी A। रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखा, रेजिस्टेंस की पावर B है, वो यहां लगा दी B। अब टाइम का डायमेंशन होता है T और उसकी पावर लगी है C, तो उसका डायमेंशन लिखकर पावर C लगा देना। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद इधर तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड पर जो करना है राइट हैंड साइड पर करना है। लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज कॉपी ही कर लो। इधर आपको ये सब चीजें एक ही ब्रैकेट में लानी है, एक ही ब्रैकेट में लानी है। सबसे पहले m को देखते हैं कहां पर लिखा है। m यहां नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, सिर्फ यहां पर है, तो m को लिखो m टू द पावर b। ओके, नाउ सर्च फॉर l। ये l कहां पर है, l इस ब्रैकेट में भी नहीं है, सिर्फ इस ब्रैकेट में है, इसमें भी नहीं है। l टू द पावर 2b। ओके, नाउ टाइम t यहां पर है, t टू द पावर -3b, और यहां पर भी है, टू टू द पावर c, वो ऐड हो जाएगी इसमें पावर। एंड देन लास्ट a टू द पावर a, और यहां पर है a टू द पावर -2b। अब ये आपके पास सिंगल ब्रैकेट है इधर भी और इधर भी। जैसे ही आपको सिंगल ब्रैकेट मिल जाए राइट हैंड साइड पर, आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने में क्या कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ सेम बेसिस। बेस इसको बोलेंगे m की पावर b, तो b के लिए बेस m है। t की पावर -2, तो -2 के लिए बेस t है। ठीक है, तो जो सेम बेसिस है उनकी पावर्स को आप कंपेयर करेंगे। अरे भाई ये इसके इक्वल तभी होगा ना जब m की पावर यहां 1 है और यहां पर भी 1 हो जाए, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, तो इट मींस कंपेयर करने पर m की पावर से कंपेयर करा, तो यहां पर क्योंकि 1 है तो 1 इज इक्वल टू b आ गया। b का आंसर तो आ गया मेरे पास। जैसे जैसे पावर्स को कंपेयर करते जाओगे इन a b c के आंसर्स आते जाएंगे। सेकंड वन, l को कंपेयर करो l के साथ, तो 2 इज इक्वल टू 2b, यहां से भी b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, वो तो ऑलरेडी डन, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी हो चुका, b की वैल्यू आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, टाइम को कंपेयर करते हैं, -2 और इधर है -3b + c, सो इट मींस -2 इज इक्वल्स टू -3b + c। समझ रहे हो ना, -2 टाइम की पावर को इधर से और टाइम की पावर को इधर से कंपेयर करना है, तो -2 इज इक्वल्स टू -3b + c। एंड एज वी नो b इज इक्वल्स टू 1, तो उसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 को इधर लाएंगे, 3 - 2 1 होता है, तो c की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, c इज 1। ओके, अब इसको कंपेयर करते हैं a की पावर यहां पर है a - 2b, यहां तो a नहीं है, मतलब यहां पर a की पावर 0 है। जहां पर a नहीं है इसका मतलब क्या होगा, a की पावर 0। ओके, सो a टू द पावर 0 और इधर है a टू द पावर a - 2b,
तो a माइनस 2b को कंपेयर करा 0 के साथ, a इज इक्वल्स टू 2b, एज वी नो b की वैल्यू तो 1 होती है, तो a इज इक्वल्स टू 2 into 1 2। हमारे पास b आ गया, c आ गया, a आ गया, इनका क्या करना है सर? इनको इक्वेशन 1 में लिखना है, फॉर्मूला आ जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। Substituting the values of a, b and c in equation 1, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी in equation 1, so u is equals to k I to the power a, the value of a is 2, I square, r to the power b 1 value है, n to the power c 1 value है, so r to the power 1 t to the power 1, this is the required formula, and we will never be able to find out the value of the constant of proportionality using dimensional analysis. dimensional analysis से आप k की वैल्यू नहीं बता पाएंगे, ये इसका ड्रॉबैक भी है, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की वैल्यू नहीं बताता। ओके, तो बेटा ये हमारा डेरिवेशन करने वाला जो क्वेश्चन होता है कि कैसे आप ड्राइव करेंगे रिलेशनशिप को बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स, वो उसके मेथड्स हैं, उसके स्टेप्स हैं। सो इसको आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद एक बार फिर से देखें कि क्या स्टेप्स मैंने बताए हैं। इस तरह के क्वेश्चन सारे ऐसे ही होते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेशन, थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से। थर्ड एप्लीकेशन क्या बोलता है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज आल्सो यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। बेटा इसका भी मैंने आपको एक या दो क्वेश्चन लेक्चर में करके बताए थे कि किस तरह से आप यूनिट्स कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करेंगे। और आपको याद होगा फॉर्मूला इस मेथड में जो हम अप्लाई करते हैं वो होता है n1u1 is equals to n2u2। ओके, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स कि ये CNS जो है ये आपके लिए तभी बेनिफिशियल होंगे जब आपने लेक्चर्स किए होंगे हमारे थ्योरी क्लासेस वाले। ओके, अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, चैप्टर हम कहां पढ़ते हैं? थ्योरी क्लासेस के लेक्चर्स में पढ़ते हैं ना। अगर चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस, आप उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स कैसे करोगे, ये बताओ आप मेरे को, ठीक है। तो बेटा अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने इस चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है, मैं एडवाइस करूंगा कि पहले इस चैप्टर की आप थ्योरी पढ़ें। आप थ्योरी पढ़ने के लिए वीडियो क्लासेस देखें लेक्चर्स की, और फिर आप वापस ये CNS जो हमारे हैं इनको करें, ठीक है। सो n1u1 is equals to n2u2, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला हम यूज करते थे। n1u1 क्या है? फर्स्ट सिस्टम की यूनिट, और उस सिस्टम में वैल्यू क्या है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, इज इक्वल्स टू जिस सिस्टम में आपको से कन्वर्ट करना है और उस सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। u2 उस सिस्टम की यूनिट है, सेकंड सिस्टम की। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे कि 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में, सो n1u1, n1 इसका नंबर किसमें? फर्स्ट u1, फर्स्ट सिस्टम में, उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। दूसरे सिस्टम की यूनिट है किलोमीटर पर आवर, उसमें कन्वर्ट करके आपको बताना है n2 क्या आएगा। ओके, ये हमारी थीम होती है क्वेश्चन करने की, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस यूज करोगे तो सीधी सी बात है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस होते हैं वो आप यूज कर रहे होंगे वहां पर, ठीक। सो अब हमारा जो क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन हमने लिया है अपनी एनसीईआरटी बुक का, और ये एनसीईआरटी बुक में हमारा क्वेश्चन नंबर 2.3 है। जैसा क्वेश्चन नंबर 2.3, और मैं इसको रीड आउट करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी and it equals about 4.2 joules. It equals about 4.2 joules. So ये given है इसमें कि calorie is a unit for heat energy, और 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? 4.2 जूल्स के इक्वल होता है, ये बता दिया उसने, ठीक है। 4.2 जूल्स के इक्वल होता है, और ये भी बता दिया कि 1 जूल को आप 1 किलोग्राम पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो, ये भी उसने बता दिया। Where 1 joule is 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बोल रहा है
ये इंपॉर्टेंट है आगे इसको क्वेश्चन का ये पार्ट। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा केजी। अब जो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करने वाला है, अभी तो ये फर्स्ट सिस्टम की बात उसने बताई आपको, सेकंड सिस्टम जो यूज करने वाला है उसके बारे में बता रहा है। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या कर रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि मास की यूनिट को हम कहेंगे अल्फा केजी। ओके, द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा केजी, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स बीटा मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ को कहेंगे बीटा मीटर्स एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड्स, और टाइम की यूनिट को बोला है गामा सेकेंड्स। अभी यहां पर क्या है? यहां पर है मास की यूनिट केजी, 1 केजी, ठीक है, मास की यूनिट यहां पर है 1 केजी, लेंथ की यूनिट है यहां पर 1 मीटर, और टाइम की यूनिट है यहां पर 1 सेकेंड। दीज आर द यूनिट्स फॉर मास, लेंथ एंड टाइम इन दिस सिस्टम। ये सेकेंड सिस्टम है, वो फर्स्ट सिस्टम है। आगे बोल रहा है शो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2, show that a calorie has magnitude 4.2 alpha to the power -1, beta to the power -2 and gamma to the power 2 in terms of new system, in terms of new system। कह रहा है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली 1 कैलोरी का वैल्यू जो होगा 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2 होगा। अभी इस सिस्टम में 1 कैलोरी क्या होता है? 4.2 जूल्स होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है यहां पर, ठीक। सो इस क्वेश्चन को करते हैं, स्टार्ट करें इसको। देखो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पर, याद रखिएगा। Using N1 U1 is equals to N2 U2. Okay. Now what is N1? N1 is 4.2 joules. First system ये है 4.2 joules है. Okay. N1 4.2 है और U1 joules है. ये SI सिस्टम है. This is SI system. Okay. is equals to N2 आपको कैलकुलेट करना है या प्रूव करना है, और U2 उसकी यूनिट होगी, और वो यूनिट्स ये बताइए उन्होंने, यहां से बताएंगे आप। हम डायमेंशंस में आएंगे पहले, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे तो 4.2 तो 4.2 नंबर है, इसको तो आप ऐसे कॉपी कर लें। जूल्स, जूल्स है SI यूनिट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं ml2t - 2 इज इक्वल्स टू n2, और U2 है एनर्जी की यूनिट, वो किसी भी सिस्टम में वो है तो एनर्जी की यूनिट, तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे? ml2t - 2। अब ये डायमेंशंस और ये डायमेंशंस दोनों एनर्जी के हैं, लेकिन ये SI सिस्टम में है और ये नए वाले सिस्टम में है, इस सिस्टम में। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इनके नीचे लिखेंगे m1 l1 t1, ये SI सिस्टम के MLT है, और इनके नीचे लिखोगे m2 l2 t2। ये आपको मेन चीज मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताई थी, सिखाई थी वहां पर कैसे करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो अब ये अलग अलग हो गए, ठीक। अब आपको m1 m2 का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, l1 l2 का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, t1 t2 का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो यहां पर ये 1 kg है और ये अल्फा kg है, ठीक है। तो ये यहां से क्या लाओगे? m2, और यहां से क्या लाओगे? m1, ठीक। तो इन दोनों को इक्वेट करके लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? इन दोनों को इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? m2 होता है अल्फा m1, यही करोगे ना। देखो इसको भी अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो ये भी अल्फा kg हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो m1 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी अल्फा kg हो जाएगा, और इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब m1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो m2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो यू विल गेट, ये क्या है? लेंथ l, मतलब
L2 होता है बीटा L1। देखो इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बीटा मीटर हो जाएगा, ये भी बीटा मीटर है। तो L1 को बीटा से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट L2, तो L2 इज इक्वल टू बीटा L1। एंड इन द सेम मैनर T1 को गामा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट T2, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी गामा सेकंड लिखा हुआ है, यहां पर भी गामा कब होगा, जब गामा से मल्टीप्लाई करोगे, तभी होगा ना। तो इट मींस गामा T1 इज इक्वल टू T2। ये रिलेशनशिप जब आपको मिल जाए उनको वहां लगा दो, ठीक है। मेन जो आपका यहां पर स्टेप होता है इस क्वेश्चन को करने का वो यही होता है कि M1 M2 L1 L2 और T1 T2 के रिलेशनशिप निकालने का, ठीक है। जैसे ही आप ये रिलेशनशिप यहां रखोगे, लाते हैं को यहां पर 4.2 M1 L1 की पावर 2 T1 की पावर -2 इज इक्वल्स टू N2। M2 के प्लेस पर आई कैन राइट अल्फा M1, N2 के प्लेस पर आई कैन राइट बीटा L1। और ध्यान रखें L2 की पावर 2 है तो इस पे 2 पावर लगाने मत भूलना। M1 की पावर M2 की पावर तो 1 थी तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जहां पर पावर बढ़ जाएंगी 1 से अलग हो जाएंगी वहां दिक्कत हो जाएगी अगर आप पावर भूल गए। सिमिलरली T2 के प्लेस पर आई कैन राइट गामा T1 और उसकी पावर है -2, उसको भी नहीं भूलना है। दिस इज द मेन थिंग है, ओके। आगे वाला स्टेप सॉल्व करके क्या आएगा, 4.2 M1 L1 की पावर 2 T1 की पावर -2 इज इक्वल्स टू N2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा की पावर -2, इनको तो एक साथ लिख लिया मैंने। अब M1 L1 की पावर 2 और T1 की पावर -2, और ये तीनों कैंसिल होने M1 से M1, L1 2 से L1 2 और T1 की पावर -2 से T1, ये कैंसिल होने हैं। अगर ये कैंसिल नहीं हुए तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये कैंसिल ही होने हैं। जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे तब तक L2 की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। देखो सारे कैंसिल हो गए डायमेंशंस, तो अब क्या बचता है, अब जो यहां लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो इट मींस 4.2 इज इक्वल्स टू N2 इनटू अल्फा बीटा की पावर 2 गामा की पावर -2, इसको नीचे ले आओ, N2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 4.2 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर गामा की पावर -2 इज इक्वल्स टू N2 की वैल्यू आ गई, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट N2 इज इक्वल्स टू 4.2, ऊपर जाएगा अल्फा की पावर -1, ऊपर जाएगा बीटा की पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो गामा की पावर 2 हो जाएगी, आ गया N2। यही प्रूफ करना था ना, शो दैट 1 कैलोरी 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 गामा की पावर 2 होता है। देखो N2 की वैल्यू आ गया, N2 क्या है, ये 4.2 जूल्स क्या है, 4.2 जूल्स इज नथिंग बट 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी प्रूव हो गया कि 1 कैलोरी का मैग्नीट्यूड दूसरे सिस्टम में 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की पावर -2 गामा की पावर 2 होता है, हेंस शोन। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें कोई नया सिस्टम बना लेता है अपने आप ही, और वो क्वेश्चन एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना लेता है, जैसे कि ये नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन गया, ठीक है। हमने जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े वो क्या है, SI, MKS, CGS और एक FPS। ये एक अलग ही सिस्टम क्रिएट करा है इस क्वेश्चन ने, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमें अपना आंसर बताना होता है। तो उसको करने के लिए ये स्टेप्स आपके सामने हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर, ओके। तो बड़ा इस क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल कॉपी कर लो, फिर एक और क्वेश्चन आज हम करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। So students, the last question of this session, the question number 4, आज का बोनस क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से ही रिलेटेड है, ओके। एंड द क्वेश्चन इज, इन द गिवन रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप गिवन है y इक्वल्स टू a cos t by p minus qx, ये एक रिलेशनशिप गिवन है। y is displacement of particle, ये क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए, एंड t is time and x is position, and the question is
फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए पी क्यू। ए पी और क्यू के डायमेंशंस बताने हैं। ध्यान से रिलेशनशिप पढ़ो, दोनों ए पी और क्यू कहां लिखे हैं, ए पी एंड क्यू, ये लिखे हैं ए पी एंड क्यू। इनके डायमेंशंस बताने हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक आपने डायमेंशनल एनालिसिस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जिसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक आता हो, ठीक है। इसको करके देखते हैं। हमने ड्रॉबैक्स में पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस के कि हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ऐसे रिलेशनशिप ड्राइव नहीं कर सकते जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता हो। ये 6 फंक्शंस जो होते हैं साइन कोस टेन सेक कोट कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, हम ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जिस रिलेशनशिप में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं उस रिलेशनशिप के ऊपर कई तरह के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं अगर हमें कुछ बेसिक चीजें पता हो। यहां पर बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आर्गुमेंट होता है, नो व्हाट इज आर्गुमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आर्गुमेंट डायमेंशनलेस होता है। हमेशा याद रखिएगा डायमेंशनलेस होता है। देखो आपको याद होगा आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ के डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से cos का था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशन कैंसिल हो जाते हैं। tan का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशंस कैंसिल हो जाते हैं। और बाकी के तीन तो इन्हीं के रेसिप्रोकल है, उनके भी डायमेंशंस कैंसिल हो जाते हैं। इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या इनके आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स का मतलब होता है जो साइन के आगे एंड वैल्यू होता है, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं। अगर आपको ये फैक्ट ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो आर्गुमेंट मतलब जो आगे एंगल लिखा है वो भी डायमेंशनलेस होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो इस चीज को हम यहां पर अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। तो बेटा इसका cos का ये आर्गुमेंट ब्रैकेट में लिखा है, ये पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या उनके आर्गुमेंट्स कह सकते हो यहां पर आर डायमेंशनलेस, ये फैक्ट हम यूज कर रहे हैं यहां पर। Since trigonometric functions are dimensionless, so अंदर के ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, दोनों डायमेंशनलेस होंगे ना फिर तो, क्योंकि सेम डायमेंशन वाले टर्म ही सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दो टर्म्स, तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे और क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट है तो ये दोनों क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे, ये डायमेंशनलेस होंगे। सो t by p is dimensionless, t by p is डायमेंशनलेस। यहां से स्टार्ट करते हैं, t by p is डायमेंशनलेस। अब t by p में आपको t का तो पता है ना, t क्या है, t is टाइम, t तो गिवन है, आसान है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। सो t by p का जो भी डायमेंशन होगा वो डायमेंशनलेस है, मतलब m0 है, l0 है, t0 है। डायमेंशनलेस का मतलब तो यही है ना, सब कुछ जीरो है। t का डायमेंशन होता है कैपिटल T, t का डायमेंशन हमें निकालना है, इधर है m0 l0 t0, इसको इधर लाओ, p को इधर ले जाते हैं, तो m0 l0 t0 मतलब ये तो है ही नहीं एक तरीके से, ये 1 लिखा हुआ है, दिस इज 1, p को उधर ले गए तो आपके पास आंसर है डायमेंशंस ऑफ p वही हैं जो टाइम के होते हैं, डायमेंशंस ऑफ p आर दैट ऑफ टाइम। दिस इज द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर, ठीक है। p के डायमेंशंस आ गए, p के डायमेंशंस टाइम वाले हैं, फर्स्ट आंसर। अरे टाइम अपॉन टाइम करोगे तब तो डायमेंशनलेस होगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि अगर करके दिखाने स्टेप्स 11th क्लास में स्टेप्स करके दिखाने होते हैं, इसलिए आपको करके दिखाने हैं, इसलिए मैंने स्टेप्स लिख दिए। अदरवाइज ओरल क्वेश्चन है, टाइम अपॉन टाइम करोगे तो डायमेंशनलेस आएगा, तो p के डायमेंशन टाइम वाले होंगे। ओरली हो गया, देखो ये भी ओरली हो रहा है। q into x डायमेंशनलेस कैसे होगा, अगर x लेंथ है तो q क्या होना चाहिए, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, q लेंथ का इनवर्स होगा, तो इसका डायमेंशन आएगा l-1। करके देखेंगे, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे 11th क्लास में, 11th क्लास में मार्क्स लेंगे स्टेप्स दिखाने के, ठीक है। सो इसको भी करके देखते हैं। अगेन यूजिंग द सेम फैक्ट, यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो हम कह सकते हैं
QX इज डायमेंशनलेस, QX डायमेंशनलेस होगा, और अगर QX डायमेंशनलेस है तो Q का डायमेंशन इनटू X का डायमेंशन M0 L0 T0 होना चाहिए। ये तो मीनिंग है इसका, दिस इज डायमेंशनलेस। X इज व्हाट? X इज पोजीशन, पोजीशन मतलब लेंथ। पोजीशन कैसे मेजर करते हो? लेंथ मतलब मीटर्स में मेजर करते हो ना। तो X का डायमेंशन हो जाएगा L, इधर सब कुछ 0 है, 0 पावर से सारी, L को इधर लेकर जाओगे तो Q का आंसर, पहले इसको नीचे ले जाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे, तो L टू दी पावर -1 आ गया ना आंसर। दिस इज आंसर नंबर 2। इतना तो हो गया। नाउ द डायमेंशंस ऑफ A, 2 हो गए हमारे। द डायमेंशंस ऑफ A, अब आप देखो y इज इक्वल टू a इंटू cos, cos क्या है जो भी लिखा है, a इंटू cos, और cos क्या है? डायमेंशनलेस। इट मींस y इज इक्वल टू a इंटू अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट मींस जो डायमेंशन y का है वही a का है, और y का डायमेंशन क्या है? y इज डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो a का भी क्या होगा? डायमेंशन लेंथ। ये भी ओरली सॉल्व हो गया। करके कैसे दिखाएंगे? सिंस y इज इक्वल टू a इंटू डायमेंशनलेस क्वांटिटी, भाई cos तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सो आप क्या कह सकते हो? डायमेंशंस ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a, और व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन तो l होते हैं। प्रूव्ड या कैलकुलेटेड, आंसर नंबर 1। तो एक्चुअली दिस वाज द आंसर नंबर 2। नंबरिंग सही करें बेटा, नंबरिंग गलत करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे सारे। एंड दिस इज आंसर नंबर 3 एंड दिस इज आंसर नंबर 1। नंबरिंग बिल्कुल ठीक करनी है, इस तरह गलती मत कर देना नंबरिंग करने में। मैंने तो सही कर लिया अपना नंबर, आप भी सही कर लें, ठीक है? अदरवाइज मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। सेकंड पहले किया था हमने, थर्ड फिर उसके बाद किया, और सबसे लास्ट में हमने फर्स्ट किया। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ वेरिएबल्स गिवन इन अ रिलेशनशिप। किसी रिलेशनशिप में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके डायमेंशंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से बेटा रिलेशनशिप कैलकुलेट आप अगर कर लें कि दिस इज डायमेंशनलेस, इसको तोड़ के कराया ना हमने, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, फिर y इक्वल्स टू a अलग हो गया, ठीक है? तो ये आप मेथड लगाएंगे तो भारी भारी इक्वेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस हमें लगते हैं कि टफ क्वेश्चंस हैं वो भी इजीली हो जाते हैं। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी डन ओरली एज वेल। आपको मैंने बताया था कि ओरली भी किया जाता है। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज होते हैं, अब तो हमारे एमसीक्यूज 11th-12th के सिलेबस में भी फिजिक्स के पेपर में 20 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक? तो उनको हमें फास्ट मोड में करना होगा, तो उनको ऐसे आप फास्ट मोड में कर सकते हैं। मतलब जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं बताने, नहीं दिखाने, सिर्फ आंसर मैटर करते हैं, उन्हें ओरली दिखाएं और आंसर लगाएं डायरेक्टली। या कंपटीशन में आप लोग जाएंगे आगे 11th के बाद, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंपटीशन में जाते हैं, आइदर फॉर इंजीनियरिंग और फॉर मेडिकल्स और दूसरे भी कंपटीशंस होते हैं, ठीक है? तो वहां पर क्या मैटर करता है? स्पीड मैटर्स। तो जब स्पीड मैटर करती है और एमसीक्यू क्वेश्चंस करने होते हैं तो सॉल्यूशन कोई चेक नहीं करता है, सिर्फ आंसर चेक किया जाता है। उस टाइम पर हमारी ओरल कैपेसिटी क्या है क्वेश्चंस करने की, वो काम है, ठीक है? सो हर चीज के लिए अपने आप को आप प्रिपेयर करें। ओके, सो बेटा विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर लेक्चर टुडे। ओके, और आज के लेक्चर के साथ हमने डायमेंशनल बेसिस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये सीखा, और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे उसमें हम एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, वो भी सीखेंगे। Okay, so wish to see you all in the next session. Till then, bye bye.